गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको हीट वर्क और एनर्जी इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कि कैसे हमें हीट को डिफाइन करना है, वर्क को कैसे डिफाइन करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, ये वर्ड्स कब पिक्चर में आते हैं, ये सारा हमने डिस्कशन किया था। उसके साथ में फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की या पूरे सिस्टम की, वो तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में तो देखो कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर जो भी चेंज होता है वो किस में होता है? पोटेंशियल एनर्जी में होता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर केवल दो ही तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। बाकी मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ये सब एनर्जी या तो काइनेटिक है या पोटेंशियल है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इन सारे वर्ड्स को भूल जाओ, केवल दो वर्ड्स याद रखो, एनर्जी सिस्टम में काइनेटिक की फॉर्म में होगी या पोटेंशियल की। और फिर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आप किसी भी सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रही तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। मटके वाला एग्जांपल हमने लिया था, आइसक्रीम वाला एग्जांपल हमने लिया था, कूलिंग कैसे होती है, एसी रेफ्रिजरेटर ये कैसे वर्क करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इन सबको अगर सही ढंग से समझना है ना तो वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की हमें बात करनी होगी। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा दिमाग में रखो। और मैं गारंटी से कहता हूं अगर ये क्वेश्चन जेई में आता है तो 99.9% जनता इसको गलत करेगी। बहुत सारी जनता गलत करेगी, ये मैं लिख के देता हूं। सभी यही कहेंगे कि गैस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ये बिल्कुल, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर सेम है तो सेम होगी। केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल भी आती है, रोटेशनल भी आती है और वाइब्रेशनल भी आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चैप्टर में ध्यान रखना। बहुत जगह हम इसको यूज करने वाले, इनफैक्ट ये आप पढ़ते भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते भी हैं हमेशा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमेशा हम पढ़ते भी है, लेकिन क्या होता है यूज नहीं करते। या कभी कभी क्या होता है, 9th-10th में पढ़ा था कि हाँ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वहां ये नहीं बोलते कि ट्रांसलेशनल एनर्जी ज्यादा होती है, ये वहां पर बोलते ही नहीं है क्योंकि वहां लगता है क्यों जनरली जनता को कंफ्यूज किया जाए। बच्चे को ट्रांसलेशनल वर्ड बोलेंगे तो और कि ट्रांसलेशनल को समझाओ, फिर उनको रोटेशनल समझाओ, तो चीजें हैवी हो जाती है। इसीलिए उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, जो कि सही तरीका बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम 9th-10th या 8th में पढ़ते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा गलत तरीके से पढ़ा दिया जाता है, जिससे एक गलत कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, तो वो गड़बड़ है। इफ आई हैव टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स एंड व्हाई वी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट एंड पोटेंशियल। बेटा फिर शिवांश, टोटल काइन मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी पहले इसको बताओ। डू यू नो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? और कहाँ मैकेनिकल एनर्जी का? हर जगह मैकेनिक। किसी भी वर्ड को कहीं कॉपी पेस्ट मत करो शिवांश। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो यहां पर भी तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कहीं की कम हो रही, कहीं की बढ़ रही है। पूरा पढ़ो बेटा, सोचो पूरा सेंटेंस। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो किसी ने दी है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो किसी ने दी है, यानी किसी और की कम हुई है। पानी की बढ़ी है तो टोटल तो यहां पर भी कंजर्व है। और फिर मैं कह रहा हूं तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी वर्ड का नहीं पता है, पहले तो मैकेनिकल एनर्जी वर्ड को ढंग से पढ़ो कि क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी हर जगह दो ही होती है दुनिया में, वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। ट्रांसलेशनल रहे तो क्या गैस की प्रिंस बेटा रहे तो इसका क्या मतलब हो गया? हाइपोथेटिकल सिचुएशन मत क्रिएट करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट मत करो, जो रियलिटी है उसकी बात करें, ठीक है। और फिर किसी ने पूछा पोटेंशियल कैसे बढ़, बेटा ये तो केवल वाटर की बात करो ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो तुमने एनर्जी दी है, तो तुम्हारी एनर्जी कम हुई वो नहीं काउंट करोगे। ये क्या लिखा है हमने सर? एक लिक्विड है और एक गैस है तो ऐसा थोड़ी है टोटल एनर्जी सेम रहेगी। टोटल एनर्जी नहीं है सेम, टोटल एनर्जी लिक्विड की ज्यादा, गैस की ज्यादा है, लिक्विड की कम है। देखो बेटा पहले तो अच्छी तरह से जो भी वर्ड्स बोलो ना अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुतों को मैं बता दूं एनर्जी नहीं पता। तो मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये वर्ड्स क्या होते हैं कि हम कुछ भी बोल लेते हैं, पता होना चाहिए। जब तक डिटेल में नहीं पता हो मत यूज करो। तो अच्छा है, तो मैं कहूंगा भूल जाओ वो वर्ड्स। हाँ, जहां जिन्होंने वो वर्ड यूज किया है या तो वहीं पर उसको यूज करो, वहीं पर यूज करो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। आधो अधूरा ज्ञान कहीं कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो। जैसे मुझे तीनों वर्ड्स चाहिए थे वो मैंने तीनों यहाँ पर बता दिए। इस चैप्टर में आपको इसको इस तरह से सोचना है। अब बाकी के वर्ड्स अगर आप यूज करो तो आपकी इच्छा है भाई, आपकी इच्छा है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
और फिर हमने ये बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे जिससे थ्रू मैंने समझाया था कि क्यों मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, कूलिंग कैसे होती है, एसी कैसे वर्क करता है, मटका कुल्फी वाला एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिया था। और फाइनली ये भी याद रखना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिस और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर आ रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बाहर आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब मैं यहां से आगे बता रहा हूं, हेडिंग डाल दीजिए सम बेसिक डेफिनेशन। वैसे तो अभी भी हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मोस्टली बुक्स में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर देखोगे तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। जबकि मैंने आपको हीट, वर्क और एनर्जी इनकी डेफिनेशंस बताई है। आगे चल के हम इनके फॉर्मूले भी लिखेंगे, बट अब उससे पहले कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये थोड़ा जल्दी करेंगे हम। इनमें से कुछ वर्ड्स आपको पता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अच्छी तरह से हाईलाइट करके बताऊंगा, क्योंकि आगे हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हेडिंग डाल दीजिए सम बेसिक डेफिनेशन। उसमें 3 डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। क्या होती है ये देखते हैं। तो पहले लिखिए सिस्टम, पहले लिखिए सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जल्दी से लिखना है इसको, एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट। मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें वाटर बॉईल हो रहा है, ये पानी है जिसको आप हीट अप कर रहे हो, और इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ का क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये वाटर हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। लेट्स से कंटेनर है जिसमें A प्लस बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। हाँ, लेकिन यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सिस्टम और भी कुछ हो सकता है। आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करो, तो वो पूरा कमरा आपके लिए एक सिस्टम हो सकता है। आपका पूरा रूम आपके लिए सिस्टम हो सकता है। या आप अपने कमरे में एक हॉट कप ऑफ कॉफी रख दो, हॉट कॉफी भी हीट लूज करेगी, तो वो हॉट कॉफी भी आपका क्या हो सकता है? सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनी मैक्रोस्कोपिक, ये वर्ड क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। हम जो पढ़ रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। ये जो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये प्योरली हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। मतलब हमने इसको ऑब्जर्व किया है, देखा है। लेकिन अब जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखो किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, पानी उबल रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कम पानी जो होगा 1 ग्राम, आधा ग्राम, इतना तो हो गई होगा। हाँ, 1 किलो, 10 किलो, 1 टन भी हो सकता है। रिएक्शन कंटेनर में 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस भी हो सकता है। लेकिन ये 1 ग्राम सब्सटेंस भी बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम सब्सटेंस भी, क्योंकि 1 ग्राम सब्सटेंस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रिलियंस मॉलिक्यूल से भी ज्यादा होंगे, ये आप जानते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब ये नहीं कि किसी कंटेनर में सर 5 मॉलिक्यूल, आप बताओ क्या होगा, ऐसा हम केस नहीं लेते। 5, 10, 15 मॉलिक्यूल का केस नहीं लेते, बहुत सारे ट्रिलियंस से भी ज्यादा, इस तरह की हम बात करते हैं। तो इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स का एक और नाम भी है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्या होता है, पहले हम 3-4 एटम्स से रिलेटेड कुछ समझते हैं। जब 3-4 एटम से रिलेटेड कोई थ्योरी समझ में आ जाती है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पर, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं कि अच्छा 5 एटम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो 5 बिलियन एटम कैसे बिहेव करेंगे, 5 ट्रिलियन एटम कैसे बिहेव करेंगे। तो वो एक अलग अप्रोच है, जहां पर हम पहले माइक्रोस्कोपिकली स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम कहते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे बोलते हैं, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो तो उसे कहते हैं बल्क में। बल्क में है मतलब ऐसा नहीं कि बल्क मतलब 1 टन 2 टन, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस भी है तो भी वो बल्क ही कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुतों को लगता है सर 5 एटम अलग तरह से बिहेव करते हैं और 5 मोल, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल है। 5 एटम अलग तरह से बिहेव करेंगे, 5 मोल एटम का बिहेवियर अलग तरह से होगा। अब आप बोले सर ऐसा क्यों होता है? अभी नेचर है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, आपको भी पता है, अगर आप अकेले खड़े हो आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत अलग तरह से होगी, और यही अगर आप भीड़ में खड़े हो ना, तो लैंग्वेज बदल जाती है। वही आप भीड़ में कोई भी खड़ा हो तो मारो, पीटो, लूटो, कुछ भी चालू हो जाता है। हालत देख रहे हो आप, नेपाल की हालत देखो, फायदा उठाया, भीड़ के अंदर लग रहा है कि ये भी लूट रहा है तो मैं भी लूटूं, एक को दूसरे से देख के सबने ऐसा स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ किया तो मेरे को भी करना है। नेचर वो थी नहीं, लेकिन भीड़ में नेचर बदल जाती है। अकेला अकेला होगा तो वैसा नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए कभी भी हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि कंटेनर में 2 एटम है, 3 एटम है, 5 एटम है, बहुत सारे एटम्स है, तो ये वर्ड वहां से आया। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स भी होती है, बट वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन पर आता हूं, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, इसमें हमेशा एस लगता है, ध्यान रखना, ये सराउंडिंग्स ही बोला जाता है।
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विथ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स, राइट। मतलब जैसे आप इसको आपके कमरे में एक हॉट कप ऑफ कॉफी रखी हुई है, डेफिनेटली हॉट कॉफी हीट लूज करेगी, सराउंडिंग्स की एयर हीट गेन करेगी, ठीक है। अब आपके लिए हॉट कॉफी आपका सिस्टम है तो कह सकते हो कि रूम की एयर क्योंकि वो हीट गेन कर रही है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो उसके लिए क्या होगी, सराउंडिंग्स। बट आप कह सकते हो सर नहीं मेरे रूम का तो दरवाजा भी खुला हुआ है तो मेरे जो रूम के बाहर वाली एयर है वो भी तो इंटरेक्ट करेगी, तो रूम के बाहर वाली एयर भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई, बिल्कुल सही बात है, वो भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई। फिर कोई कहेगा नहीं सर मेरे तो घर का दरवाजा भी खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, तो मेरे घर के बाहर की यानी गली मोहल्ले की जो एयर है वो भी इंटरेक्ट कर रही होगी, तो वो भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई, यस वो भी हो गई। अब गली मोहल्ले की एयर इंटरेक्ट कर रही तो पूरे शहर की एयर इंटरेक्ट कर रही होगी, पूरे जिले की एयर इंटरेक्ट कर रही होगी, पूरी कंट्री की एयर इंटरेक्ट कर रही होगी, तो सर फिर तो वो भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई, बिल्कुल सही बात है, वो भी उसके लिए सराउंडिंग्स हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी यूनिवर्स का पार्ट जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो सब उसके लिए सराउंडिंग्स है। इसलिए मोस्टली सराउंडिंग्स की साइज सिस्टम से बहुत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। हाँ अनलेस अनटिल आप कुछ परफेक्ट इंसुलेशन ना कर दो तो छोटा हो सकता है, अदरवाइज सराउंडिंग्स को हम हमेशा यही मानते हैं कि सराउंडिंग्स आर मच मच बिगर देन सिस्टम, राइट। तो सराउंडिंग्स की साइज हमेशा सिस्टम से बहुत ज्यादा होगी। अब उसके कारण एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट निकल के आता है, वो मैं आपको यहां पर बता दूं। नॉर्मली यानी सिस्टम जो भी होगी, जितना भी सिस्टम लोगे सराउंडिंग्स कह सकते हो उससे बहुत बड़ी होगी। तो अभी जो हमने हॉट कॉफी वाला एग्जांपल लिया था उसी की बात करता हूँ। हॉट कॉफी आपने रख दी, हमें पता है थोड़ी देर में हॉट कॉफी का टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री है तो 40 डिग्री 35 डिग्री कुछ आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन आप बताओ उसके कारण सराउंडिंग्स की एयर का टेम्परेचर कितना चेंज होगा, कह सकते हो सर पता ही नहीं हुआ या नहीं। ऐसा नहीं कि सराउंडिंग्स ने हीट अब्सॉर्ब नहीं की है, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज बहुत कम होगा। क्यों बहुत कम होगा, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज बहुत कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं, ये ध्यान रखना बड़ा काम का ये पॉइंट है, इन जनरल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग्स शैल बी कंसिडर्ड वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। यानी उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा। हाँ वही, ऐसा नहीं है सिस्टम हॉट कॉफी हीट दे रही है तो हॉट कॉफी के हिसाब से तो मैंने अच्छी खासी हीट दी, बट सराउंडिंग्स के लिए वही हीट थोड़ी सी होगी भाई। सराउंडिंग्स के एंगल से देखोगे तो बहुत कम, सिस्टम्स वही सिस्टम के एंगल से देखेंगे तो ज्यादा है, बट सराउंडिंग्स के एंगल से देखोगे तो बहुत ही कम है, जिसके कारण सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। शैल बी कंसिडर्ड वेरी स्मॉल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिखना। ये नोट करके जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, आगे चल के इस पॉइंट से हम कुछ और समझेंगे, कुछ और कंक्लूड करेंगे, उस पॉइंट से फिर कुछ और कंक्लूड करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग शैल बी कंसिडर्ड वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की डेफिनेशन हो गई, सराउंडिंग्स की डेफिनेशन हो गई, देन आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री डेफिनेशन लिखिए कि आप सर टेम्परेचर चेंज और हीट ट्रांसफर में कुछ डिफरेंस नहीं है क्या? अलग अलग टर्म है बेटा, टेम्परेचर चेंज अलग चीज है, हीट है अलग चीज है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हीट से ही टेम्परेचर चेंज होता है, वर्क से भी टेम्परेचर चेंज होता है। तो हीट अलग वर्ड है, टेम्परेचर अलग वर्ड है। Boundary, anything which separates a system from its surroundings. Anything which separates a system from its surrounding. अब देखो बेटा, एक कोई बंदा है सर कोल्ड हीट नहीं होती, क्या कुछ पता? देखो बेटा, नए नए वर्ड्स मत बोलो, जनरली मेरा भी टाइम खराब होगा, तुम्हें भी कंफ्यूजन होगा, तो अपना ज्ञान मत बढ़ाओ। मैं जो बढ़ा रहा हूँ ना बस उतना ही यूज करो, तुम्हारे लिए उतना ही फायदा है, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ज्यादा टाइम है नहीं, यही अगले साल ही देना है तुम्हें भी, मतलब इसी साल यूं कह दो या यही अटेम्प्ट है। तो वही वर्ड्स यूज करो जो मैं बोलता हूँ, उसके अलावा वर्ड्स मत यूज करो, क्योंकि क्या होता है तुम्हें कुछ गलत गलत पता है, अब मेरा काम डबल हो जाएगा। पहले तो जो गलत है उसको प्रूव करूं ये गलत है, फिर इसको सही है वो बताऊं, सब खिचड़ी बन जाएगी भैया। क्योंकि क्या होगा, सब मिक्स कर दोगे तुम, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए मैंने पहले कहा है, ये नए नए वर्ड्स मत बोलो, जितने वर्ड्स मैंने बोले ना वही वर्ड्स यूज करो, उसके अलावा वर्ड्स को दिमाग से निकालो, उसके अलावा दिमाग से उन वर्ड्स को निकाल दो, वो किसी काम के नहीं है आपके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एनीथिंग विच सेपरेट्स ए सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, देन अब ये जो सराउंडिंग्स होती है, सॉरी बाउंड्रीज जो होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, तो इन बाउंड्रीज को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला यानी कुछ कैटेगराइजेशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ऑफ बाउंड्री। बाउंड्रीज जो है ऐसे ही लिख लो, बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझते हैं। तो देखिए, जो
बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, वापस समझा रहा हूं, माइक बंद था। बाउंड्रीज जो है रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। कैसे? जैसे इस कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है, पानी है ये, ठीक है, पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, तो ये पानी हमारा सिस्टम है, तो एयर जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी? सराउंडिंग्स। अब पानी और एयर को सेपरेट जो कर रहा है वो क्या है? बाउंड्री। तो कह सकते हो हाँ सर ये बाउंड्री है सब, लेकिन अब आपको तीन डायरेक्शन में तो बाउंड्री दिख रही है, यहां पर तो नहीं दिख रही, तो क्या यहां पर भी कोई बाउंड्री है? यस, यहां पर भी एयर और पानी के बीच में बाउंड्री है, लेकिन वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, वो एक इमेजिनरी बाउंड्री कह सकते हो इन दोनों के बीच में, राइट? तो बाउंड्रीज रियल भी होती है, बाउंड्रीज इमेजिनरी भी होती है। ऑन तो कर दिया यार, हेलो। देन बाउंड्रीज जो है परमिएबल, इम्परमिएबल, मतलब क्या इसका? जिसके थ्रू मैटर ट्रांसफर हो सके वो परमिएबल, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो इम्परमिएबल। जैसे आपके रूम की सारे दरवाजे विंडो सब बंद कर दी जाए तो मैटर बाहर नहीं जा सकता, तो वो एक इम्परमिएबल बाउंड्रीज हो गई। बट विंडो ओपन करते हैं, खिड़कियां ओपन करते हैं, यानी दरवाजा ओपन करते हैं, तो बाउंड्रीज जो है वो परमिएबल हो जाएगी, क्योंकि मैटर अंदर से बाहर जा सकता है। तो परमिएबल, इम्परमिएबल। देन थर्ड वन, ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये थर्ड वन। कुछ बाउंड्रीज एडियाबेटिक होती है, कुछ डायाथर्मिक होती है। एडियाबेटिक मतलब जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो, ऐसी बाउंड्रीज एडियाबेटिक। जैसे थर्मस फ्लास्क के लिए हम बोलते हैं कि उसके थ्रू हीट बाहर नहीं होती, गर्म खाना गर्म ही रहता है, ठंडा ठंडा ही रहता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो दैट इज एडियाबेटिक। थर्मस फ्लास्क की बाउंड्रीज के लिए हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। जबकि डायाथर्मिक जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, तो नॉर्मली सारे कंटेनर्स डायाथर्मिक ही होते हैं। प्लास्टिक की बोतल ले लो, स्टील की बोतल ले लो, या स्टील के कंटेनर्स ले लो, ये सब डायाथर्मिक होते हैं। एंड फोर्थ वन रिजिड और नॉन रिजिड। मतलब क्या है रिजिड और नॉन रिजिड का? नॉन मूवेबल, रिजिड मतलब नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं करे। जैसे आपके कमरे की जो वॉल्स है वो सब क्या है? रिजिड मतलब नॉन मूवेबल है, वो मूव नहीं करती। लेकिन बलून की जो बाउंड्रीज होती है वो मूव कर सकती है, तो वो मूवेबल है, नॉन रिजिड। एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूव कर सकता है, मूवेबल बाउंड्री है। यानी वॉल्यूम तभी चेंज होगा जब बाउंड्रीज मूवेबल हो। नॉन मूवेबल बाउंड्रीज में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, आपका रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि बाउंड्रीज जो है वो नॉन मूवेबल है, रिजिड है। तो रिजिड, नॉन रिजिड वर्ड्स ये यूज कर सकते हो, मूवेबल, नॉन मूवेबल। अच्छा, एक भी बाउंड्री मूवेबल है तो सब फिर मूवेबल ही बोला जाएगा। चाहे एक बाउंड्री मूवेबल हो, क्योंकि उसके कारण वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मूवेबल, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो नॉन मूवेबल। तो ये कुछ कुछ बाउंड्रीज के टाइप्स है जो मैंने आपको बताया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाउंड्रीज की, एक सिस्टम की बाउंड्रीज इनमें से कौन सी है, सिस्टम को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिस्टम को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन। चलिए वन बाय वन करके डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, हेडिंग डाल दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाउंड्री ए सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, depending upon the type of boundary a system can be categorized into, first one isolated system, isolated system। अब देखिए यहां पर कोई भी जो सिस्टम है और सराउंडिंग्स है उसके बीच में एक्सचेंज क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिवर्स को समझाने के लिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, एनर्जी और मैटर। एनर्जी और मैटर यानी सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी या मैटर का ही एक्सचेंज हो सकता है।
तो एक आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें कुछ भी एक्सचेंज ना हो रहा हो, दैट इज आइसोलेटेड। ना तो एनर्जी का ना मैटर का, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। कुछ भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ना तो मैटर ना एनर्जी, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ये मुझे बताओ आप लोग थोड़ा सा सोच के कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए? मतलब उसकी बाउंड्रीज परमिएबल होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, एडियाबेटिक होनी चाहिए, डायथर्मिक होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, नॉन रिजिड होनी चाहिए। किस टाइप की बाउंड्री होगी तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। बाउंड्रीज कैसी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की? जो अभी हमने टाइप्स लिखेंगे ना बाउंड्री के, उनमें से बताओ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किस टाइप की बाउंड्री होनी चाहिए। और साथ में ये, चलो पहले तो बताओ बाउंड्रीज किस किस तरह की होनी चाहिए। एक एक वर्ड मत लिखो, जितने भी होता है एक बार एक, फिर दूसरी बार एक नहीं। क्या ऐसा बोल दो बस रिजिड होने से आइसोलेटेड हो जाएगा? क्या ऐसा बोल दो अगर किसी सिस्टम की बाउंड्रीज रिजिड है तो वो आइसोलेटेड है? बिल्कुल नहीं। एक कैरेक्टरिस्टिक से आइसोलेटेड नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बढ़िया, देखो प्रिंस ने लिखा है एडियाबेटिक परमिएबल रिजिड। परमिएबल लिखा है या इम्परमिएबल लिखा है? इम्परमिएबल लिखा है, सॉरी। पार्थ ने लिखा रिजिड और एडियाबेटिक। गुड। किसी ने लिखा रिजिड प्लस इमूवेबल, ये तो एक ही बात हो गई बेटा, ये तो एक ही बात हो गई। रिजिड प्लस इम्परमिएबल, रियल परमिएबल एडियाबेटिक रिजिड, बिल्कुल सही। शिवा ने लिखा है एडियाबेटिक इम्परमिएबल रिजिड, बिल्कुल सही बात है। रियल इम्परमिएबल रिजिड एडियाबेटिक, सौर्य ने लिखा है रिहान एडियाबेटिक रिजिड इम्परमिएबल, अनुष्का ने लिखा है रिजिड परमिएबल इम्परमिएबल एडियाबेटिक इम्परमिएबल रिजिड। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादातर का आंसर सही है। लेकिन हाँ यहाँ पर अब अच्छा मान लो मैं अगर बोल दूं कि बाउंड्रीज एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक होनी चाहिए, एडियाबेटिक से क्या होगा? किसका ट्रांसफर रुकेगा? अगर मैं कहता हूं एक सिस्टम की बाउंड्रीज एडियाबेटिक है तो किसका ट्रांसफर नहीं होगा बताओ? यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। एडियाबेटिक बाउंड्री से क्या रुकेगा, किसका एक्सचेंज रुकेगा? एडियाबेटिक बाउंड्री से किसका एक्सचेंज नहीं होगा? आंसर मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर वैसे सही है। आलोक कुमार हीट लिखो, हीट एनर्जी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुतों ने हीट के आगे एनर्जी वर्ड लगा रहे हैं, इससे कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसका आंसर अभी दूंगा मैं, उससे पहले बताओ कि रिजिड से क्या होगा, रिजिड बाउंड्री होने से क्या होगा? अगर बाउंड्रीज रिजिड है तो क्या ट्रांसफर नहीं होगा? बताओ रिजिड बाउंड्री से। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने, रिजिड बाउंड्री से क्या होता है? बहुत बढ़िया सान्या। बहुतों ने कहा रिजिड बाउंड्री से वॉल्यूम कांस्टेंट, बट इससे क्या होगा? बहुत बढ़िया गोलू। मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा है। बहुतों ने लिखा सर रिजिड बाउंड्री से मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, उसका मैटर से कोई कनेक्शन नहीं है वैसे तो, उसके लिए इम्परमिएबल वर्ड यूज करते हैं। वॉल्यूम चेंज नहीं होने से क्या होगा? ये तो समझ में आ गया, रिजिड है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। विश्वायन विश्वास ने ठीक है सही लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी जनता क्या बोलती है एडियाबेटिक बाउंड्री तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। गलत आंसर है, एडियाबेटिक बाउंड्री से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी में हीट भी आता है और वर्क भी आता है, ये मैं आपको बता दूं। तो एडियाबेटिक बाउंड्री होने से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट एनर्जी ट्रांसफर अभी भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप रिजिड बाउंड्री की बात करते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो फिर पीवी वर्क नहीं होगा, यानी वर्क के कारण भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो रिजिड बाउंड्रीज है तो वर्क नहीं होगा, एडियाबेटिक बाउंड्री है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज करोगे रिजिड प्लस एडियाबेटिक, तो कह सकते हो कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। रिजिड प्लस एडियाबेटिक बोलोगे तो एनर्जी, ध्यान रखना, समझ में आई मेरी बात? तो देखिए यहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एडियाबेटिक नो हीट ट्रांसफर, रिजिड नो वर्क, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कहोगे कि नो एनर्जी ट्रांसफर। लैंग्वेज यही डिफरेंस समझना, हीट वर्क एनर्जी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सी ऑप्शन इम्परमिएबल तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए रियल बोलना चाहो तो बोल सकते हो, हाँ, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर बाउंड्रीज एडियाबेटिक है तो वो रियल भी होगी, वो इम्परमिएबल भी होगी भाई। तो ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई कहे
तो एडियाबेटिक, रिजिड, इम्परमिएबल, और कोई ऐड करना चाहे तो रियल भी बोल सकते हो, लेकिन एडियाबेटिक है तो वो इम्परमिएबल होगी। एडियाबेटिक अगर है तो वो रियल भी होगी ही होगी। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बाउंड्रीज कुछ इस तरह की होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में हम मेनली दो एग्जाम्पल की बात करते हैं, थर्मस फ्लास्क और दूसरा यूनिवर्स। पहले तो बात करते हैं थर्मस फ्लास्क। देखिए मैं आपको बता दूं, परफेक्टली कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता है, थर्मस फ्लास्क भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिर भी थर्मस फ्लास्क को हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो आप कि हमारे पास एक थर्मस है, उसकी बाउंड्रीज रिजिड होती है, तो वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। हम ये भी मानते हैं कि थर्मस फ्लास्क की जो बाउंड्रीज है वो एडियाबेटिक भी होती है, तो ना तो हीट ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो इम्परमिएबल भी है। तो एक एग्जाम्पल जो है थर्मस फ्लास्क इज आइसोलेटेड सिस्टम। अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि अच्छा, कुछ जनता यहाँ पर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करती भाई, उनको कोई कॉमन सेंस यूज नहीं। अब उन्हें क्या, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले थर्मस फ्लास्क बोला था सर 2 दिन में पानी ठंडा हो जाता है, अरे भाई परफेक्टली कोई बात नहीं होती। हाँ, नॉर्मली थर्मस फ्लास्क हम खरीदते हैं इस तरह की, ये रखेगा, वो कितने दिन तक रखेगा वो एक अलग बात है। तो थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग खुद का भी लगाओ बेटा, फालतू के क्वेश्चन पूछ के क्यों एनर्जी खराब करते हो। दूसरा एग्जाम्पल है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जो ना, ये है, हम बोलते तो आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिवर्स पहले तो बताओ आइसोलेटेड कैसे है? वो इसलिए आइसोलेटेड है कि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा? क्योंकि जो भी कुछ है वो सब यूनिवर्स में ले लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो किसी के साथ कुछ एक्सचेंज नहीं करेगा, इसीलिए वो आइसोलेटेड है। उसकी बाउंड्रीज रिजिड, एडियाबेटिक ऐसी नहीं है। हाँ, बट दोनों एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। थर्मस फ्लास्क और यूनिवर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। ठीक है। देन सेकंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जिसमें क्या होता है, एनर्जी कैन ट्रांसफर बट नॉट मैटर। एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मैटर नहीं। अब मुझे बताओ कि एक क्लोज्ड सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? एक क्लोज्ड सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? फिर बकवास बातें कर रहे हो बेटा, अजय मिश्रा जी, आयुष मिश्रा जी, मल्टीवर्स और ये बातें उतनी ही करें जिनके हम जवाब दे सकें। मैं इस तरह से मल्टीवर्स और ऐसी बातें करने लग गया तो भाग जाओगे, जेई करना छोड़ दोगे। बहुत बढ़िया जी। मनु यादव, क्रिश, पायल, अनुज, इम्परमिएबल, एंड बहुतों ने इम्परमिएबल लिखा है। रियल तो देखो होगी होगी। रिजिड भी होनी चाहिए क्या? रिजिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पार्थ ने भी कुछ आंसर लिखा है, सौरभ ने भी लिखा है, रिजिड होनी चाहिए क्या? कोई जरूरी नहीं है। क्लोज सिस्टम यानी मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो बाउंड्रीज मस्ट बी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल होनी चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि इम्परमिएबल होगा तो वो मैटर का ट्रांसफर रोक देगा। हमें भी वही करना है, मैटर ट्रांसफर नहीं होना, तो उसके लिए बाउंड्रीज इम्परमिएबल होनी चाहिए। रिजिड हो या ना हो, एडियाबेटिक हो या ना हो, डजेंट मैटर, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता है, ए क्लोज सिस्टम मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ए क्लोज्ड सिस्टम मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बताना, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। वेरी गुड, मोस्टली आंसर तो फॉल्स ही आया है। एक अमन यादव ने ट्रू बोला है, आदित्य ने भी ट्रू बोला है, आलोक ने ट्रू बोला है, बट आंसर इज फॉल्स। बहुतों के दिमाग में पता है क्लोज्ड वर्ड से कंफ्यूजन होता है। उन्हें क्या लगता है कि एक ढक्कन लगाया, क्लोज कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अरे भाई, एक बलून को बांध दूंगा वो भी क्लोज्ड है, बट क्या इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है? ये बलून है, इसको मैंने बांध दिया, वॉल्यूम बांध दिया, तो ये भी क्लोज्ड हो गया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा के भी आप किसी को क्लोज कर सकते हो, मैटर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो भी क्लोज्ड सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। दिमाग से ये निकालो। बहुतों को बस लगता है ढक्कन लगाया सर क्लोज हो गया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। ऐसे भी क्लोज कर सकता हूं, ऐसे भी क्लोज कर सकता हूं। हाँ, रिजिड लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है।
रिजिड क्लोज्ड सिस्टम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। क्वेश्चन में बहुतों को लगता है, एक क्वेश्चन आता है क्लोज सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, वर्क डन जीरो। अरे भाई, अगर ऐसा हुआ तो पूरी थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन तो जीरो ही हो गया, क्योंकि पूरी थर्मोडायनामिक्स में हम क्लोज सिस्टम ही डिस्कस करते हैं और क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट तो पीवी वर्क जीरो। ठीक है, तो यहां पर क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। अभी किसी ने लिखा सर क्लोज में डायथर्मिक क्यों नहीं होनी चाहिए? बेटा एडियाबेटिक भी क्लोज्ड होता है, एडियाबेटिक भी क्लोज्ड होता है। कैसे बताऊं? ये वॉल्स भी एडियाबेटिक है, ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है, सब एडियाबेटिक है, लेकिन फिर भी क्लोज्ड है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है किसके थ्रू? वर्क के थ्रू। ये सब एडियाबेटिक है लेकिन फिर भी क्लोज्ड है, क्योंकि पिस्टन है, मूव करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो कुल मिला के देखो, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए तो क्लोज्ड है, मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो रही है तो आइसोलेटेड है। अब तुम देख लो किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। डेफिनेशन ये यहां पर है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं लास्ट वन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम विच कैन ट्रांसफर मैटर। वैसे मैंने केवल मैटर लिखा कुछ बुक्स में, विच कैन ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी, लेकिन एनर्जी लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैटर जाएगा तो साथ में एनर्जी तो लेके जाएगा, क्योंकि मैटर के अंदर ही तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैटर जा रहा है तो एनर्जी तो जाएगी। तो ठीक है, मैटर लिख दो, साथ में एनर्जी भी लिख भी दो, या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपन सिस्टम मैटर ट्रांसफर होना चाहिए। तो ओपन सिस्टम के लिए कैसी होनी चाहिए वॉल्स? बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? फॉर ओपन सिस्टम बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? यस, बिल्कुल सही कहा। फॉर ओपन सिस्टम बाउंड्रीज मस्ट बी परमिएबल। परमिएबल बाउंड्रीज होनी चाहिए, तो वो जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मैटर जाना चाहिए, मैटर जा रहा है, खत्म। यानी अब मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें ओपन सिस्टम को स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैटर ही एक्सचेंज होता है, और मैटर अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। तो ओपन सिस्टम का हम कोई क्वेश्चन नहीं करते। फिर बचा कौन सा? आइसोलेटेड और क्लोज्ड। तो देखो, एक आइसोलेटेड सिस्टम में तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, जो भी अंदर का अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो उसमें स्टडी के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं। तो मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लोज्ड सिस्टम पर। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में जो मेनली हमारी बात होगी वो किस पर होगी? क्लोज्ड सिस्टम पर होगी। अब एक सिस्टम अगर कोई भी है हमारे पास, तो सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है। वही सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, मोलरिटी इतनी है, मोलरिटी इतनी है, मोल फ्रैक्शन इतना है। तो ये कुछ हमें उनको डिफाइन करना होता है। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो टर्म्स आप यूज करते हो उन्हें कहा जाता है प्रॉपर्टीज। जैसे इवन एक ह्यूमन बीइंग को भी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे आपका नाम, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका एड्रेस, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये भी आपकी क्या प्रॉपर्टी है भाई। जिसके थ्रू आप किसी को डिफाइन कर सको वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो, प्रॉपर्टी कह दो, जिसके थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ इस एड्रेस पर ये रहता है, इसका फादर का नाम ये है, बर्थ डेट ये भी उनकी प्रॉपर्टी है भाई। बर्थ डेट आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके थ्रू आपको डिफाइन किया जा सकता है। तो एक कोई भी सिस्टम है उनको डिफाइन करने के लिए हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, मोल्स, डेंसिटी, ये बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। ये बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को, इन्हें बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इनको कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो इनको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगराइजेशन में बता रहा हूं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल्स, इनको हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है इंटेंसिव, क्या होती है एक्सटेंसिव, उसकी बात करते हैं। बेटा पूरा सुनो, मैंने पूरा बोला है आशुतोष, अच्छी तरह से मेरी लाइनों को सुनोगे तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। कोर्स भी हम चाहते हैं सही समय पे, और लाइनें भी हम 5, मैं 3 बार तो वैसे ही बोल देता हूँ हर एक चीज को, फिर उसके बाद भी डाउटफुल रहता है तो वापस सुनना पड़ेगा ना आपको, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि यहीं पर कुछ लोग बोलते हैं सर स्पीड से पढ़ो, स्पीड से पढ़ो, कुछ लोग 4-4 बार समझाओ ये बोलते हैं, तो दोनों कैसे केज? ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दो फटाफट से। Depends on mass and volume, no change on division of the system.
जो चेंज हो जाए वो क्या है? प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ फंक्शन। ये क्या मिक्स कर दिया भैया अमन यादव जी? कुछ भी कहीं का कहीं स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव सबको मिक्स कर डालो हैं। अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंडेंट, जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। इंटेंसिव मीन्स क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव मास, मोल और वॉल्यूम। पाथ, बेटा पाथ यहाँ पिक्चर में नहीं आएगा, वो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन अलग होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुतों ने डेफिनेशन लिखी है, कुछ की सही है लेकिन ज्यादातर ने लिखा है जो मास पर डिपेंड ना करे। ये बड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, इसकी मैं आपको बता दूं। जो मास पर डिपेंड ना करे, ये कंफ्यूजिंग है। ज्यादा सही डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, बट पहले सही डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड ऑन डिवीजन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अनचेंज्ड, ध्यान रखना। इंटेंसिव की मैंने लिखवा दी तो एक्सटेंसिव अपने आप समझ में आ जाएगी। Properties whose value remain unchanged on division of the system are called intensive properties. अब समझते हैं इसको। लेट्स से ये कोई कंटेनर है, ये पूरा एक कंटेनर है सिंगल। डेफिनेटली इस कंटेनर का कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, इसमें कुछ मोल्स भी होंगे, कोई भी सब्सटेंस के मोल्स भी होंगे। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को डिवाइड कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे भी दो टुकड़े कर दो, ऐसा नहीं, बराबर बराबर दो टुकड़े कर दिए। तोड़ने के बाद किसी एक पार्ट की बात करते हैं, लेकिन अब इसमें और तोड़ने से पहले जो कंटेनर था उसमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। बिफोर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन, ध्यान रखना, इसमें और इसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं। बिफोर डिवीजन और आफ्टर डिवीजन प्रॉपर्टीज को चेक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डिवीजन मान लो वॉल्यूम कुछ भी था, 5 लीटर 10 लीटर, तो क्या इसका वॉल्यूम भी 5 लीटर 10 लीटर होगा? नहीं होगा, वॉल्यूम तो बदल जाएगा। इसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसका कम होगा, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया। मतलब वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, एक्सटेंसिव है। इसमें 10 मोल है, क्या इसमें 10 मोल होंगे? नहीं होंगे, तो मोल्स भी चेंज हो गए, तो मोल्स भी एक्सटेंसिव है। लेकिन इसका टेम्परेचर 500 केल्विन, केवल कट किया और कुछ नहीं किया, छोटा नहीं किया, कट किया। इसका 500 तो इसका भी 500 ही रहेगा। अलग होगा क्या? कट करो। जैसे आपका दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है तो बाहर का टेम्परेचर भी मान लो 40 केल्विन है, 40 डिग्री है, अंदर भी 40 डिग्री। अब क्या दरवाजा बंद कर दोगे तो बाहर का अलग और अंदर का अलग हो जाएगा? नहीं होगा, वो भी तब भी वही रहेगा। क्या लिख दिया मैंने? अभी ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, चलो 40 डिग्री लिख देता हूँ, 40 डिग्री। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा डिवाइड करने पर, वही रहेगा, तो टेम्परेचर इंटेंसिव है। अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसका भी 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। आपका दरवाजा खुला हुआ है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, अंदर का प्रेशर भी 1, बाहर का प्रेशर भी 1। दरवाजा बंद कर दोगे तब भी अंदर का भी 1, बाहर का भी 1। शटर लगा दिया, शटर लगा दिया, वही रहेगा। यानी प्रेशर टेम्परेचर डिवाइड करने पर चेंज नहीं होंगे, लेकिन वॉल्यूम और मोल्स चेंज होंगे। तो वॉल्यूम और मोल्स जो है वो एक्सटेंसिव है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव है। तो यहां पर अगर मेरे को लिखना है तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर जो है वो इंटेंसिव है, टेम्परेचर वो इंटेंसिव है। आपको भी ऐसे दो कॉलम बना लो, एक में लिख दो इंटेंसिव, एक में एक्सटेंसिव। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोल्स एक्सटेंसिव है। केवल इसी तरह से सोचना है और कुछ नहीं। अब और भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो, और भी प्रॉपर्टीज की बात करें इसके अलावा जो हम सोच सकते हैं, जैसे मास। यहां पर टोटल मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा, अलग होगा, तो मास क्या हो गया? एक्सटेंसिव। डेंसिटी, बड़ा सा टुकड़ा है, तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या डेंसिटी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, डेंसिटी उतनी रहेगी, चाहे बड़ा सा टुकड़ा हो चाहे छोटा सा टुकड़ा हो, तो डेंसिटी इज इंटेंसिव, राइट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पानी 10 लीटर पानी हो या 1 लीटर पानी हो, 0 डिग्री और 100 डिग्री रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखते जाओ, देख रहा हूं और आपके मन में मोलरिटी मोलरिटी, बट जो भी टर्म लिखो उसके आगे लिखो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। बहुत बढ़िया। मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास, चाहे हाइड्रोजन इतनी हो चाहे हाइड्रोजन इतनी हो चाहे इतनी हो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, यहां पर भी वही 2 रहे, मोलर मास 2 है, यहां पर भी मोलर मास 2 ही रहे, वो चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन एनर्जी की बात करें, एनर्जी सीधी सी बात है भैया, 10 किलोग्राम
ग्लूकोज की एनर्जी अलग होगी, 2 किलोग्राम ग्लूकोज की एनर्जी अलग होगी। बेटा राघवेंद्र, जो मैं बता रहा हूं बस उस पर फोकस करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एनर्जी एक्सटेंसिव है। चलो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज लिख दी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। आगे चल के ये एक और वर्ड आएगा, हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो, नहीं पता हो तो अभी लिख लो। एंथैल्पी भी एनर्जी की तरह ही होती है, एनर्जी नहीं होती है, बट एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है। इसको मैं अभी नहीं, अगर आपको पता सर हमें कैसे पता, तो आगे जब आएगा तब समझेंगे। लिख लो इस चीज को, एंथैल्पी को लिख लीजिए, एक्सटेंसिव। हाँ, यहीं पर एक दो वर्ड्स और यूज करता हूं, स्पेसिफिक हीट। इसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो आगे मैं बताऊंगा, जिनको पता है अच्छी बात है। स्पेसिफिक हीट यानी हीट कैपेसिटी पर ग्राम को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो तो इंटेंसिव है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव। पता हो, देखो अब मैं कुछ कुछ टर्म्स ऐसे लिख रहा हूं जो अगर आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे जब यूज होगी तब पता चल जाएगा, बट अभी लिख लीजिए, ये इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव। फर्दर है यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये टर्म्स है ना, मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब इंटेंसिव होती है, वो सब। और जो भी प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वो सब भी इंटेंसिव होती है। जैसे पीएच जो है, पीएच एच प्लस की मोलरिटी पर डिपेंड करती है, तो पीएच भी इंटेंस, क्योंकि एक कंटेनर की कंसंट्रेशन कुछ है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन वही रहेगी। तो कंसंट्रेशन जितनी भी है वो इंटेंसिव, तो पीएच भी इंटेंसिव, वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव। अब यहां पर क्या होता है, कुछ फिजिक्स के टर्म्स भी हम बोल लेते हैं। विस्कोसिटी, थोड़ा सा सिंपल हो ज्यादा सिंपल हो, वो भी इंटेंसिव ही होगी। विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, आगे मैंने यहाँ पर एक दो टर्म्स और लिख दी है, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी। ये वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है तो अभी केवल आप लिख लीजिए, आगे मैं सब इनको डिफाइन करूंगा, और अच्छा खासा उसमें टाइम लगता है। तो अगर ये सारी नई नई टर्म्स है, बट मैंने एक साथ सब लिख दिया है, आगे अगर कोई और टर्म आती है तो उसको भी हम सोच सकते हैं कि वो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। लेकिन अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है, अगर कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पैरामीटर्स को हम चेक करें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पैरामीटर्स को चेक करें, तो जैसे मास जो है ना वो एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर मास इंटेंसिव है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मोलर मास क्या होता है? मास पर मोल, एक मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो जैसे ही हमने मास पर मोल डिफाइन किया, मास पर मोल, दैट इज मोलर मास, वो इंटेंसिव होगी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव है, लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिव हो गया। मोल्स पर लीटर यानी मोलरिटी। मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी भी पैरामीटर को अगर आप पर मोल, पर एमएल, पर ग्राम ऐसे डिफाइन करते हो, पर एमएल, पर मोल, पर ग्राम, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव में, तो ये यहां लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखो, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव वन बाय डिफाइनिंग इट एज पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर एक्सेट्रा। बेटा किसी ने पूछा हाई हाउ प्रेशर इज इंटेंसिव, समझा चुका हूं, समझा चुका हूं, वापस से सुनना। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में कन्वर्ट करना है तो उसको पर मोल, पर एमएल डिफाइन कर दो। आगे चल के मैं जैसे बहुतों को लगता है कि सर एनर्जी एक्सटेंसिव है, लेकिन हाँ एनर्जी एक्सटेंसिव, बट एनर्जी पर मोल जो है वो इंटेंसिव हो जाएगी, पर मोल इंटेंसिव हो जाएगी। लिख लिया आपने पॉइंट? ये कुछ एग्जांपल्स है। इवन इसी पॉइंट को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? जैसे मान लो E1 और E2, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इनका रेशियो। अब मैंने इसको भी मास से W से डिवाइड कर दिया, इसको भी W से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों कर ही सकता हूं। तो अब ये वाली टर्म भी E1 अपॉन W पर ग्राम डिफाइन हो गई,
ये भी पर ग्राम डिफाइन हो गई, तो ये भी इंटेंसिव हो गई, ये भी इंटेंसिव हो गई, तो इनका रेशियो भी इंटेंसिव होगा। तो कितनी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वो हमेशा इंटेंसिव होगा। वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से मास एक्सटेंसिव, मोल्स एक्सटेंसिव, लेकिन रेशियो इंटेंसिव। ये दोनों भी एक्सटेंसिव है, रेशियो इंटेंसिव, ये दोनों भी एक्सटेंसिव है, रेशियो इंटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। लेकिन हमेशा कहूंगा कंटेनर वाले पार्ट से डील करो। कभी कभी बहुतों के दिमाग में एक चीज आती है, लेंथ। अब देखिए, लेंथ कंटेनर से रिलेटेड टर्म, एक कंटेनर की लेंथ बड़ी अजीब सी टर्म है। तो ये जो लेंथ होती है इससे हमें कोई मतलब, कंटेनर से रिलेटेड जो कंटेनर की किसी प्रॉपर्टी को ढंग से डिफाइन करे ऐसी टर्म्स यूज करो। कुछ प्रॉपर्टीज का ज्यादा सेंस नहीं बनता, उनके लिए ये वर्ड्स यूज नहीं करने वाले। यानी आपने इतनी सारी टर्म देखी हुई, कहीं मैंने लेंथ नहीं बोला, क्योंकि जो हम सब्सटेंस की बात करते हैं वहां वॉल्यूम यूजफुल टर्म है। वॉल्यूम का कुछ मीनिंग है। अब मैं कहता हूं पानी की इतनी लेंथ है, क्या मतलब है? पानी की लेंथ कहीं हो सकता है ये यूज हो, बट हमारे लिए अभी राइट नाउ उसका कोई सेंस नहीं बनता। चलिए थर्ड वन, एक और टर्म, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं। समझाता हूं इस चीज को। इसका मतलब इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकते हो, इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको क्या मैं कहना चाहता हूं। वापस इसी एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे इस कंटेनर का टेम्परेचर 500 केल्विन है, इसका भी 500 केल्विन है। क्या मैं दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर दूं तो क्या इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन हो जाएगा? नहीं होगा, ऐड नहीं कर सकता। इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, क्या ऐड कर दूंगा 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका वॉल्यूम 3 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, क्या ऐड करूंगा तो 5 लीटर होगा? यस होगा। इसमें 3 मोल, इसमें 2 मोल, ऐड करूंगा तो 5 मोल होंगे? यस होगा। होगा। तो इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन ध्यान रखना कंटेनर को कनेक्ट कर रहे हो, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वर्ड तभी आना चाहिए जब चेंज ये हो, और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी इस सिचुएशन में ये बिफोर डिवीजन आफ्टर डिवीजन, वर्ड क्या है? दैट इज बिफोर डिवीजन आफ्टर डिवीजन। ये सिचुएशन है, यहां इसका प्रेशर बिफोर, यानी ये वहां 1 और 1 है, ऐड कर दिया, ऐड नहीं कर सकते, 1 1 2 नहीं कर सकते। तो सिचुएशन होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं इसमें कंफ्यूजन कहां होता है। अभी जैसे मैंने क्या कहा, यहां पर प्रेशर इंटेंसिव है, मतलब हम प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते हैं, प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें एक कभी कभी कोई स्टूडेंट इस तरह के डाउट लेके आता है। क्या डाउट लेके आता है वो मैं बताता हूँ। सर एक कंटेनर में है ना हाइड्रोजन गैस है जिसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, और इसमें मैंने है ना मान लो आर्गन और डाल दी जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 2 + 3 एटमॉस्फेयर। सर आपने तो प्रेशर को ऐड कर दिया, और अभी आपने कहा कि प्रेशर ऐड नहीं कर सकते। समझ में नहीं, प्रेशर ऐड कर दिया तो भैया यहाँ कुछ डिवीजन हो रहा है। क्या मैंने कुछ डिवाइड किया? नहीं किया। अगर डिवीजन नहीं हो रहा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, बिफोर डिवीजन आफ्टर डिवीजन, यहां हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्ड यूज ही नहीं होगा। ये वर्ड्स ही तभी यूज होंगे जब आप एक कंटेनर को डिवाइड कर रहे हो या दो कंटेनर को वापस कनेक्ट कर रहे हो। एक कंटेनर में कुछ डाल रहा हूं, कुछ निकाल रहा हूं, वहां एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बट मैं आपको बताऊं इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये वर्ड्स मेरे हिसाब से, जितनी मेरी समझ है, किसी काम के नहीं है, यूजलेस वर्ड है। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जेई में क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस में, तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। बुक्स में दिया होता है तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। आगे मैं आपको सीरियसली बता दूं, इस चैप्टर में कहीं यूज नहीं करने वाले, कहीं यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, वहां पर एक इंटेंसिव एक्सटेंसिव का कोई मतलब नहीं है। एक कंटेनर में कुछ डाल रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, वहां एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कोई मतलब नहीं है। वर्ड का मतलब ही कब है? डिवाइड कर रहे हो तब, बिफोर डिवीजन आफ्टर डिवीजन, खत्म, वहां इसका मतलब है। और इस चैप्टर में कहीं पर भी हम ये वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं। गॉट इट माई पॉइंट? ये याद रखना। ये अलग से क्या यहाँ कुछ डिवीजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कोई मतलब नहीं। इस सिचुएशन में आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्ड यूज ही नहीं करने हैं, यूज ही नहीं करने हैं। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, ये वर्ड भी बहुत यूज होता है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने जब पूछा था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती, तो आप सबने ये लाइन लिखी थी, बहुतों ने लिखी थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट। फिर ये आधी अधूरी बात है। अगर केवल यहां तक लिखोगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर हम इस लाइन को यूज कर रहे हैं
तो इसमें भी आके वो वर्ड ऐड होगा, प्रोवाइडेड मास इज चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम ओनली। जैसे एक कंटेनर, वही एग्जांपल ले रहा हूं, इस कंटेनर को डिवाइड किया, क्या मास चेंज हुआ? यस, मास चेंज हुआ है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। प्रेशर इस सिचुएशन में प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ या नो? इसीलिए प्रेशर इज इंटेंसिव। लेकिन अब आप गलत एग्जांपल ले लो कि सर इस कंटेनर में हाइड्रोजन थी जिसका प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, अब मैंने इसके अंदर और हाइड्रोजन डाल दी, और हाइड्रोजन डाल दूं, क्या प्रेशर चेंज होगा? होगा। क्या मास चेंज होगा? होगा। तो सर प्रेशर तो मास के डिपेंड हो गया। यहां से देखोगे तो प्रेशर मास डिपेंडेंट, यहां से देखो तो इंडिपेंडेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि यहां से देखना है या यहां से देखना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर ये एग्जांपल लेते हो तो प्रेशर मास पर डिपेंड कर रहा है, मास चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? प्रेशर डिपेंड्स ऑन मास, क्योंकि हाइड्रोजन डालूंगा मास चेंज होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये लाइन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट प्रोवाइडेड मास इज चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। मास कैसे चेंज कर रहा हूं? डिवीजन ऑफ द सिस्टम। कैसे चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। इस सिचुएशन में इंटेंसिव एक्सटेंसिव का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ध्यान रखना कि चारों पॉइंट्स मैंने बता दिए, ये अच्छी तरह से याद रखना है। ये सिचुएशन यूज नहीं करनी है, ये यूज करनी। ऊपर साफ साफ लिखा प्रोवाइडेड मास इज चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम ओनली। तो आधी लाइन ना बोले, हाँ ये बुक्स में लिखी आती है, कहीं कहीं बुक्स में ये भी होता है प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट। अब मान लो कभी जेई मेंस में अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो ठीक है यार, जेई मेंस वाले देखो आधी अधूरी बातें लिखते हैं, तो अगर जेई मेंस में ये लिखा हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, सही मान लेंगे, बट ज्यादा अच्छा होगा कि वो पूरी लाइन लिखे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी बातें बता दी है, सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इससे ज्यादा टाइम इंटेंसिव एक्सटेंसिव को देने की कोई जरूरत नहीं। जो भी क्वेश्चन इंटेंसिव एक्सटेंसिव से बन सकते थे वो सब मैंने बता दिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर बता दूं फाइनली, इस चैप्टर में मैं ये वर्ड्स कहीं यूज नहीं करने वाला हूँ, हमारे किसी काम के नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, काम के जो वर्ड्स हैं, काम के जो वर्ड्स हैं वो है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं E1 E2 क्या था? बेटा वापस सुनो, वापस से सुनो, फोकस रखो। एक दो बार मैंने बहुत अच्छी तरह से बोला E1 E2 क्या है, तुमने सुना नहीं है। श्रेयांश बेटा, मोलर मास इंटेंसिव भी है और मास डिपेंडेंट। किसने कह दिया तुम्हें? किसने कह दिया मोलर मास मास डिपेंडेंट है? हाइड्रोजन 50 किलो या 100 किलो, मोलर मास उसका उतना ही है। दिमाग यूज करो बेटा, अपना दिमाग यूज करो। श्रेयांश कुमार ने कुल श्रेष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन। अब भाई साहब ऋषि को इंटेंसिव एंड इंट्रिंसिक, अब ये नया वर्ड आ गया इंट्रिंसिक। सारे वर्ड स्टार्ट कर लिखा है जो पहले ऋषि, एक काम करना, डिक्शनरी ढूंढना, INT से रिलेटेड दुनिया के सारे वर्ड्स ढूंढ के लाना, फिर मेरे से पूछना सर अब इसमें इंटेंसिव इंट्रिंसिक, ऐसा काम, इंटीग्रेशन और इंटेंसिव ये भी पूछ लो, इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव, जहां जहां INT आ रहा है सबके पूछ लो मेरे से। नहीं? हाँ यार, चलिए मैंने, चलो जी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से क्या समझते हो बताओ? देखिए स्टेट फंक्शन से क्या समझते हैं? हम्म, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बात तो सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट स्टेट फंक्शन क्या होता है भाई? जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। देखो जहां तक ये जो लिख रहे हैं वो तो सही, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लेकिन बहुतों ने ये भी लिखा है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ये गलत है, ये गलत है। स्टेट फंक्शन में आपको बता दूं केवल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल पर भी डिपेंड नहीं करता। बट हाँ, यहाँ हेडिंग में बड़ी अच्छी तरह 3 चीजें लिखना, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और एक और चेंज इन स्टेट फंक्शन। ये भी नॉर्मली ये वर्ड बुक्स में
इतना हाईलाइटेड नहीं होता और इसी के कारण सारा कंफ्यूजन आता है, इसी के कारण सारा कंफ्यूजन आता है। समझाता हूं पहले। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, फंक्शन और वेरिएबल whose वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट बोल दो या प्रेजेंट स्टेट बोल दो, एक ही बात है। फाइनल जो है वही प्रेजेंट है ना, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्टेट as well as path used to achieve final state, as well as path used to achieve final state। कैसे समझाता हूं इस चीज को। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल अगर सोचें, यानी स्टेट फंक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल तो वो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये दो ऐसे पैरामीटर है जिन्हें आप स्टेट फंक्शन कह सकते हो। कैसे? जैसे मान लो, वैसे तो अभी आप सब अपने अपने घर पर बैठे हुए हो, इमेजिन करके देखो कि आप सभी कोटा में हो, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस में आप कोटा आके कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, और आप सभी लोग अभी एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हो, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, सब अलग अलग जगह से आए हैं सब। कौन कहाँ से आया मुझे नहीं पता, इवन कौन बस से आया है, कौन कार से आया है, कौन ट्रेन से आया है, कोई प्लेन से आया हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप चाहे किसी भी जगह से आए हो, किसी भी रास्ते से आए हो, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसफर से आए हो, फिर भी मैं आप सबका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकता हूं, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। आपकी प्रेजेंट स्टेट फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है भैया, उससे कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहेगा नहीं सर मैं तो, सर देखो, या कोई कहेगा देखो सर ये तो किसी गांव से आया है और मैं तो मुंबई से आया हूँ तो मेरा लेटीट्यूड थोड़ा ऊपर होगा। फिर कोई कहेगा अरे सही मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ, मेरा लेटीट्यूड थोड़ा और ऊपर होगा इससे। फिर कोई कहेगा नहीं सर ये तो बस से आया, मैं तो प्लेन से आया हूँ, चार्टर प्लेन से आया हूँ, मेरा थोड़ा और ऊपर करो। क्या ऐसा है क्या? सबका वही होगा। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को आपकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट, राइट? किसी ने पूछा सर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, हिंदी में बता दूं तो शायद अक्षांश और देशांतर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं टाइम के लिए, इससे ज्यादा मत पूछना बस, समझ में आई? तो इनको आप हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है भैया, कहाँ से आए हो, पैदल आए हो, चल के आए हो, उड़ के आए हो, तैर के आए हो, कोई मतलब नहीं है। आप सबका मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बता सकता हूं, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, प्रेजेंट स्टेट। इनिशियल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये P वर्सेस V का डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। लेट्स से इस A पॉइंट का प्रेशर है 3 और वॉल्यूम है 2। अब आप इस A पॉइंट पर यहां से आओगे या यहां से आओ या यहां से आओ, प्रेशर तो वही रहेगा। अगर आप A पॉइंट पर हो और मुझसे पूछोगे कि प्रेशर कितना, तो मैं ये पूछूंगा नहीं बताओ पहले तुम कहां से आए हो, कि तुम इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। अरे भाई A पॉइंट पर हो तो प्रेशर 3 है, वॉल्यूम 2 है, बात खत्म। किस रास्ते से आया उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं, इस बात से बात भी हो तो अगर A पॉइंट पर हो तो मुझे प्रेशर पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, बात खत्म हो गई, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। तो इस तरह से आप PV का कर्व प्लॉट कर दो, PT का कर्व प्लॉट कर दो, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर दी स्टेट फंक्शन, ये सब स्टेट फंक्शन है। ऐसे ही समझना, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी को यूज करना। पहले हमेशा अपने आप को अगर कन्विंस करना है तो पहले लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से सोचो। जो एग्जांपल्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिससे बातें अच्छी तरह से समझ में आती है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल सोचो जो मैं ले रहा हूँ, जिससे क्लियरिटी हो, कंफ्यूजन कम से कम हो, ये ध्यान रखना। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, आप PT का कर्व प्लॉट कर दो, PV का कर रहे हो, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन स्टेट फंक्शन है कौन नहीं, राइट? इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ज्यादातर पैरामीटर जो हम यूज करते हैं ना वो सब स्टेट फंक्शन होते हैं। अभी मैंने सबको प्रूव नहीं किया, बट आगे चल के जैसे जैसे आएंगे मैं प्रूव करूंगा। बट हाँ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर दी स्टेट फंक्शन। किसी के 5 मोल है, कंटेनर इंडिया में रखा हुआ है तो भी 5 मोल है, न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, USA में रखा हुआ तो भी 5 मोल। मास यहाँ पे भी रहेगा, मास वहां पे भी, यानी कि यहाँ एक कंटेनर रखा हुआ है। इन अर्थ की बात करें बेटा, ये मत करना सर मून पे चला जाऊं तो क्या होगा, फालतू की बातें मत करना।
राइट? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तो हो गया स्टेट फंक्शन जो कि केवल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि जब मैंने पूछा इनिशियली तो ज्यादातर नहीं बोला स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करे। ये कंफ्यूजन क्यों है वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये गलती आप क्यों करते हो ये मैं बता रहा हूँ ताकि आगे से ये गलती ना हो। तो यहां पर जस्ट अ मिनट, तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं टी क्या है, टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा टी, इसको क्या बोलोगे? डेल्टा टी को क्या बोलोगे? डेल्टा टी को क्या बोलोगे? टेम्परेचर तो नहीं बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर बोलेंगे। डेल्टा टी को क्या बोलेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है भैया, ये चेंज इन टेम्परेचर। अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर पूछना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, तो मुझे आपको इनिशियल और फाइनल दोनों टेम्परेचर बताने पड़ेंगे। अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर पता करना है तो मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों पता होने चाहिए। बट टेम्परेचर है तो बस एक टेम्परेचर बताना। अगर मैं कह दूं कि जो फाइन पहले टेम्परेचर इतना था तो बताओ अभी टेम्परेचर कितना होगा, बता पाओगे क्या? नहीं। अभी का टेम्परेचर पता करना तो अभी, हाँ, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो इनिशियल और फाइनल दोनों पता होने चाहिए। उसी तरीके से एक लेटीट्यूड, लेटीट्यूड जो है वो आपका किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल स्टेट पर। बट चेंज इन लेटीट्यूड जो है, चेंज इन लेटीट्यूड जो है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करेगा। लेट्स से मैं यहाँ से कोटा से जयपुर जाता हूँ, कोटा से जयपुर जाता हूँ, तो चेंज इन लेटीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मुझे कोटा का लेटीट्यूड भी पता होना चाहिए, जयपुर का लेटीट्यूड भी पता होना चाहिए, तो मैं चेंज इन लेटीट्यूड निकाल सकता हूँ, राइट? चेंज इन लेटीट्यूड निकाल सकता हूँ। लेकिन हाँ, चेंज इन लेटीट्यूड पता करने के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट। बट पाथ की जरूरत नहीं है, पाथ की जरूरत नहीं है। किसी भी पाथ से जाऊं, कोटा से जयपुर, चेंज इन लेटीट्यूड उतना ही होगा, चेंज इन लेटीट्यूड उतना ही होगा। तो बेसिकली लेटीट्यूड स्टेट फंक्शन है, चेंज इन लेटीट्यूड जो है वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी स्टेट फंक्शन नहीं है। डेल्टा टी इज चेंज इन स्टेट फंक्शन, और ये जो स्टेट फंक्शन है ये फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इनिशियल एंड फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट है, दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट है। यहां से इसको ऐसे लिखो, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, बट ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और ये पाथ के इंडिपेंडेंट। होता क्या, हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट फंक्शन अलग है, चेंज इन स्टेट फंक्शन अलग है। ज्यादातर पूछो स्टेट फंक्शन तो वो डेफिनेशन चेंज इन स्टेट फंक्शन की देते हैं, वो चेंज इन स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो स्टेट फंक्शन अलग है, चेंज इन स्टेट फंक्शन अलग है। दोनों में कंफ्यूज होना, ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे टी तो वो स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी को स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे, डेल्टा टी को क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन। क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन। इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग में ही 3 लिखे। आप किसी भी बुक में देखोगे बस वो लिखते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, नहीं। अब मैं यहां पर बताता हूं कंफ्यूजन क्या होता है। बहुतों के जैसे ही कभी कोई कहता है कि यार ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो जैसे ही कोई बोलता है ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो जनता खट से बोलती है सर ये तो स्टेट फंक्शन होगा। कोई पाथ इंडिपेंडेंट है तो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है और चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। ध्यान रख, तो ठीक है जी, सही सही बोलना है, समझ में आना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद तीसरे एक को टर्म आ जाती है पाथ फंक्शन। नेचुरली जो पाथ पर डिपेंड करे, और जो पाथ पर डिपेंड करेगा देखो वो इनिशियल पर भी करेगा, फाइनल पर भी करेगा। जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ये नहीं सर पाथ पर डिपेंड कर रहा तो बताओ इनिशियल और फाइनल पर करेगा नहीं। अरे भाई पाथ ही तभी डिफाइन होगा जब आप इनिशियल और फाइनल डिफाइन करोगे। तो जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल पर भी डिपेंड कर रहा है, फाइनल पर भी डिपेंड कर रहा है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल अगर हम सोचे तो जैसे कोटा से मैं जयपुर जा रहा हूँ, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना वो पाथ फंक्शन है।
मैं किस रास्ते से जा रहा हूं उस पर डिस्टेंस डिपेंड करेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ फंक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन स्टेट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कोटा से जयपुर फिक्स है, वो डिपेंड करेगा मैं कहां से कहां जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट फिक्स है कि यहां से यहां जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, बट डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी वो पाथ पर डिपेंड करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस है। पाथ फंक्शन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहां पर ये तो चलो डिस्टेंस ट्रेवल तो हम यूज करते नहीं है, तो केमिस्ट्री में दो वर्ड्स जो है वो पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क। ये दोनों पाथ पर डिपेंड करते हैं। अगर आप ए से बी अलग अलग पाथ से जा रहे हो तो हीट भी अलग होगी, वर्क भी अलग होगा। अभी हो सकता है आपको पता हो, नहीं तो मैं आपको सिंपली प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होता है उसमें एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। अलग अलग पाथ से जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व अलग होगा, एरिया अंडर द कर्व अलग होगा, तो वर्क डन भी अलग होगा। एरिया वर्क डन कैसे बताता है ये आगे आएगा तो मैं और बता दूंगा, नहीं तो आई थिंक पता होना चाहिए ऑलरेडी 12th में हो या 13 में हो, 13 में आप लोग हो, तो ये सारी बहुत बेसिक चीज है। तो हीट एंड वर्क। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे, इससे अलावा अगर मुझे कुछ पूछोगे कि सर और कौन सा फंक्शन पाथ फंक्शन होता है, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है। एक और बताता हूं मैं आपको, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना इज ए पाथ फंक्शन। जैसे अभी आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है वो आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगी, आपका वेट कितना है वो आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ से आए हो। ऐसा नहीं है कि कोई कोटा से कोई दिल्ली से आया तो भाई जो वेट है वही रहेगा, चाहे कोई मुंबई से आया वो तो भी वही रहेगा। हाँ, लेकिन आपका बिहेवियर अगर मुझे जानना है तो आप कहाँ से आए हो ये पता करना होगा, किस रास्ते से आए हो ये भी पता करना होगा। भाई अलग अलग होती है नीचे, आपको पता है। नेचुरली आपको भी पता है, कोई आज पाकिस्तान से आ रहा है उसकी नेचर ही अलग, अफगानिस्तान से अलग आ रहा है, सीरिया से आ रहा है उसकी अपनी अलग नेचर है। आपकी भी, आप मान लो कहे तो नहीं सर मैं तो इंडिया से आ रहा हूँ लेकिन पता चला कि 6 महीने पाकिस्तान हो के आए हो, नहीं। इवन आपका बिहेवियर बताने के लिए मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। आपका परिवार, आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, सारे रिलेटिव्स कौन कौन से, आप किस स्कूल में थे, स्कूल में आपके फ्रेंड्स कौन से थे, कौन सी स्कूल थी, ये सब मुझे पता करना होगा। तब जाके शायद मैं आपके बिहेवियर पर कुछ कमेंट कर सकूं। और आप कह सकते हो नहीं सर तो भी नहीं जान पाओगे, आप रहने दो, आप जान ही नहीं सकते। सही बात है, ह्यूमन बिहेवियर जानना आपको बस। इलेक्ट्रॉन लाइट की ड्वेल नेचर होती है, ह्यूमन की तो पता नहीं कितनी नेचर होती है, नहीं, मल्टीपल नेचर। इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर होती है बट ह्यूमन की तो खैर इसमें कह सकते हो कि हमारे में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी, हमारी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन है, हर एक की ड्वेल नेचर है, तो कॉम्बिनेशन बताऊं तो हमारे तो पता नहीं कितनी नेचर होगी, तो नेचुरल है। चलिए, तो ये तो बात होगी स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है ये मैंने बता दिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब कोई भी जो फंक्शन है, अभी जैसे मैंने थोड़ा बहुत तो आपको समझा दिया कि चलो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होते हैं, ग्राफ से थोड़ा बता, लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या यही एक तरीका जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन स्टेट फंक्शन है कौन पाथ फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं नहीं, मैथमेटिकली भी हम चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकली चेक कैसे करना है इस पर क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कंडीशंस हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर ए फंक्शन टू बी ए स्टेट फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन अगर एक स्टेट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर एक स्टेट फंक्शन है तो क्या कंडीशंस वो फुलफिल करना चाहिए, क्या कंडीशन उसकी होनी, क्या प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। तो अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन फाई, अगर फाई स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन फाई फ्रॉम ए टू बी मस्ट बी इक्वल टू फाई की वैल्यू एट बी माइनस फाई की वैल्यू एट ए। इसको ऐसे सोच लो लेटीट्यूड से, तो चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर, चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर हमेशा किसके बराबर होगा, लेटीट्यूड एट जयपुर माइनस लेटीट्यूड एट कोटा। फाई को लेटीट्यूड मान, नहीं हमेशा इसके बराबर होगा। अगर कोई भी स्टेट फंक्शन है तो उसमें चेंज यहां से यहां तक का चेंज जो है वो फिक्स होना चाहिए, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस पर अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ अगर ये कंडीशन होल्ड करता है, कोई फंक्शन है, फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर ये कंडीशन कोई भी होल्ड करता है तो मतलब फाई एक स्टेट फंक्शन है। समझ में आ रही मेरी बात? एक्चुअली क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकते उसका कारण मैं बताता हूं। मोस्टली एक वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं, एक वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं वो स्टेट फंक्शन ही होते हैं। तो अगर आपको ऐसे फंक्शन देखना है जो पाथ फंक्शन हो तो वो कम से कम दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई या तीन वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे। अब दो वेरिएबल वाले फंक्शन को आप और हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस कंडीशन याद रखो। हाँ, इसी कंडीशन को ऐसे भी पुट कर सकते हो कि साइक्लिक इंटीग्रेशन, अगर कोई फंक्शन है उसमें चेंज ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब घूम फिर कर मैं वापस कोटा ही आ जाऊं तो चेंज इन लेटीट्यूड कितना होगा,
घूम फिर के मैं अगर वापस कोटा आ जाऊं तो चेंज इन लैटिट्यूड जीरो, चेंज इन लॉन्गिट्यूड जीरो है। घूम फिर कर आप वापस इसी पॉइंट पर आ जाओ और फिर पूछो इस पॉइंट पर प्रेशर मान लो 3 था, अब आप घूम फिर के वापस यहीं आ जाओ तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा। चेंज इन प्रेशर, क्योंकि पहले भी इस पॉइंट पर प्रेशर 3 था, अभी भी 3 है, तो चेंज इन प्रेशर इज जीरो। मतलब किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज, इसको बोलेंगे चेंज ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस, जीरो है, मतलब वो स्टेट फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें चेंज निकालना पड़ेगा, ये मत चेंज निकालना पड़ेगा। अगर चेंज इन फाई ए टू बी इक्वल्स टू ये है तो वो स्टेट फंक्शन है। चेंज इन फाई ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस जीरो है तो वो स्टेट। अच्छा, ये और ये अलग अलग कंडीशन, ये होल्ड करेगी तो ये भी होल्ड करेगी, ये होल्ड करेगी तो ये भी होल्ड करेगी, तो किसी एक को चेक करो। क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंडीशन बता, यानी अगर लिखा हुआ है क्या दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेट फंक्शन ट्रू, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेट फंक्शन ट्रू, ये होल्ड करेगी तो ये भी करेगी। लेकिन एक और थर्ड कंडीशन भी है, एक और थर्ड कंडीशन भी है, उसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन होता है और दो वेरिएबल वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेट नहीं कर सकते बट दो वेरिएबल वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट ये जो थर्ड कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इन दोनों से बड़ी आसान है। यूज वो ज्यादा होती है, ये आगे करेंगे हम, थोड़ा बहुत इसको यूज करेंगे, बट ये बहुत आसान है, सिलेबस में नहीं है, ये मैं बहुत बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है? स्टेट फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या होती है यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम? बड़ी आसान है, बहुत सिंपल सी है। अगर आपको प्रूव करना है कि बताओ फाई एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है, अगर प्रूव करना है कि फाई एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है तो इस फाई को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? फाई को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। वाई को कांस्टेंट रखा और जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, लेकिन इस बार उल्टा, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे। ये वैल्यू निकालो क्या आ रही है, ये जो वैल्यू है ये हमारी कहलाती लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। अब वापस से डबल डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करो, लेकिन इस बार सीक्वेंस बदल दो, यहाँ पहले एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में, या बाद में वाई के रेस्पेक्ट में, या बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में, डबल यहाँ पर भी डबल डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये स्टेट फंक्शन है, अगर डिफरेंट है तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है। दिस इज यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक स्टेट फंक्शन है। लिखो, मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। लिख लिया? हाँ बेटा, अब कोई कह रहा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह भी होता है, तो मुझे अब देखो ज्यादा उस पर आइडिया नहीं, अगर तुम्हें लगता है तो कनेक्ट कर लो। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन। प्रूव करना है कि प्रेशर जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो देखिए, आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो एन आर टी बाई वी, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो प्रेशर 3 वेरिएबल पर डिपेंड करा, मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यानी 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। हमें कितने वेरिएबल चाहिए? अभी राइट नाउ 2, तो इसीलिए गिवन अमाउंट लिखा हुआ है, गिवन अमाउंट, यानी मोल्स भी क्या हो गए? कांस्टेंट। तो ये कितने वेरिएबल का फंक्शन बचा? टी और वी, यानी प्रेशर जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, टी और वी। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट। थोड़ा सा मैंने वैसे तो ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ये बताने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, बट अगर x का डिफरेंशिएशन करो तो 1 एक्स स्क्वायर का कर रहे हो तो 2x, 1 अपॉन एक्स का कर रहे हो तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ डिफरेंशिएशन मैंने बता दिए हैं, तो जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से बताओ क्या वैल्यू यहाँ पर आएगी? क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है? 2 बार यानी डबल डिफरेंशिएट करना है। एक्स और वाई की जगह यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम है, पहले टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। यही सीक्वेंस, यही बार फिर से करना है, यही आपको फिर से करना है।
चलिए तो बता देता हूं मैं आपको। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। पहले हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एन आर बाई वी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है तो एन आर बाई वी कांस्टेंट है। देखो आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है क्योंकि गिवन अमाउंट है, तो एन आर बाई वी कांस्टेंट। टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया एन आर बाई वी। अब इसी को वापस से डिफरेंशिएट करना है, इसी को वापस से डबल डिफरेंशिएट करना, राइट। लेकिन इस बार किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, वैसे टेम्परेचर है ही नहीं, रहता तो होता तो भी कांस्टेंट रखते, तो 1 अपॉन वी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर। वैसे बहुत बच्चों वाली चीजें मुझे बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, अगर ये मुझे समझाना पड़ रहा है तो सोचो मैथ्स में क्या हालत होती होगी, आई डोंट नो, कि डबल डिफरेंशिएशन और ये तो माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर, और दूसरी साइड से करोगे तब भी माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने दो यानी कुछ क्या दिखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। देन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। होमवर्क मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं आज। जस्ट अ मिनट, शीट अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो आपको शीट में से 1 और 2 दो पार्ट करने, 1 और 2। 2 में कुछ रिवर्सिबल वाले क्वेश्चन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भाई अक्षत राज, अक्षत राज, एक सेकंड। अक्षत राज बेटा, ये जो क्लास है ये पहले भी हुई थी इसी टाइम पर, मंडे को भी, सॉरी वेंसडे को भी। और जो मेरी मंडे की क्लास थी उसमें भी मैंने बोला था कि टाइमिंग चेक कर लेना तुम, टाइमिंग चेंज हो सकती है मेरी क्लास में, मैंने बोला था। पिछली वाली क्लास भी 10 बजे हुई थी और तुम्हें आज पता चल रहा है। और क्या कहा तुमने, नोटिफिकेशन नहीं आया? अभी दिखवाता हूं मैं तुम्हें, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तुमने नोटिफिकेशन भेजा, देखे नहीं होंगे, गलती तुम्हारी है। चलिए तो ये भी शीट मिल जाएगी, डीपीपी 1 और डीपीपी 2। ये थर्मोडायनेमिक्स का ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ आयोनिक के क्या हाल है भाई लोगों, आयोनिक के क्या हाल है? आयोनिक की जेई एडवांस की या नहीं की है? देखो थर्मोडायनेमिक्स में अभी भी इस होमवर्क में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं, इस होमवर्क में बहुत कम टाइम लिखेगा, ठीक है। तो आयोनिक की जेई एडवांस जरूर कर लेना, बहुत जरूरी है। चलो जी बाय बाय, अभी मिल जाएगी शीट बेटा थोड़ी सी देर में, वही लेना।